नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है। FYUGP सेमेस्टर 1 से लेके 3 तक, सॉरी दोस्तों, सेमेस्टर 1 से लेके 3 तक हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये है सभी सेशन के लिए, इसलिए बोले सेमेस्टर 1 से 3 तक क्योंकि तीनों का सिलेबस एक है। आपको तीनों सेमेस्टर में अलग अलग MDC सब्जेक्ट पढ़ना रहता है ना। तो जिनका भी हो, या तो आपका सेमेस्टर 1 में हो या सेमेस्टर 2 में आप हो या फिर सेमेस्टर 3 में हो, और कोई भी आपका सेशन क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका MDC होम साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है एक्सटर्नल, सब इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए। ठीक है, ध्यान रहे कोई भी सेशन हो, सेशन मत देखिएगा, आपका आने वाला सेशन हो या तो अभी चल रहा हो या तो फिर पिछला सेशन हो, सबके लिए MDC होम साइंस का सिलेबस सेम है, सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, FYUGP। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन एक एक करके दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि मानव विकास की अवधारणा, उसकी आवश्यकता और महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग रटिएगा नहीं, उससे ज़्यादा रहेगा समझने, समझिएगा ज़्यादा याद होगा। तो देखिए आंसर बोल रहा है कि मानव विकास की अवधारणा जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से उभरी। मतलब उस समय से ही, 20वीं शताब्दी से ही समझ लीजिए कि इसका शुरुआत हुआ था मानव विकास का अवधारणा। ठीक है, जब यह अनुभव किया गया कि केवल आर्थिक वृद्धि ही समाज की समग्र उन्नति का सूचक नहीं हो सकती। विकास का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, न कि केवल उत्पादन और आय बढ़ाना। यानी मानव विकास की अवधारणा जो है दोस्तों 20वीं शताब्दी से ही कहा जाए कि उसी समय से जो है शुरू हुआ, जब यह अनुभव किया गया कि केवल जो है पैसे ही जो है समाज को जो है उन्नत की ओर नहीं ले जा सकती है। ठीक है, तो क्या ले जा सकती है, तो पैसे के साथ साथ जो है उसका मानव का गुणवत्ता, मानव जीवन की गुणवत्ता को में सुधार आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वास्तविक सुधार वगैरह ही जो है मानव विकास की अवधारणा है, ना कि केवल उत्पादन और आय बढ़ाना। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब हम लोग नीचे देखेंगे तो और जल्दी समझ आएगा। देखिए परिभाषा एक लिखा गया है, बोला कि मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों की क्षमताओं और संभावनाओं का विकास जो है कर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने योग्य बनाया जाता है। यानी कि मानव विकास एक प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों हम किसी इंसान को या फिर उसके माध्यम से उसकी क्षमता, उसकी संभावना का विकास करके हम उसे समान तरीके से जीवन जीने योग्य बनाते हैं, तो वही है मानव विकास। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नीचे मानव विकास की अवधारणा क्या है। तो मानव विकास का अर्थ होता है दोस्तों कि लोगों को अधिक विकल्प और अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने जीवन को सार्थक और संतोषजनक ढंग से जी सके। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और समाजों को नियंत्रण, विकास और सुधार के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये है जरूरी। ठीक है, मानव विकास के लिए दोस्तों। अब हम लोग नीचे देखेंगे तो ज़्यादा, ठीक है, बोल रहा है कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ताकि और भी आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो मानव विकास की आवश्यकता कई कारणों से, पहला हो गया मानव कल्याण के लिए। तो ये किस प्रकार है, तो मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है मानव कल्याण में सुधार करना, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन ये सब शामिल है। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन इस सब में जो है सुधार करना। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है दोस्तों हम लोग का समानता और अन्याय। यानी मानव विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि न्याय वगैरह हो, समानता वगैरह हो, सबको सेम मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, ऐसा कहना है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा दोस्तों बोल रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास। यानी मानव विकास सामाजिक आर्थिक विकास की नींव रखता है, क्योंकि शिक्षित, स्वास्थ्य और सशक्त लोग अधिक उत्पादक होते हैं और समुदायों के विकास में योगदान करते हैं। यानी जो ज़्यादा शिक्षित हैं, जो ज़्यादा स्वस्थ हैं, जो ज़्यादा चालाक चतुर वगैरह लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो है दूसरों के विकास में भी जो है योगदान देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह समाज वगैरह रहता है तो उसका एक मुखिया टाइप में रहता है जो आसपास के लोगों को भी या फिर अपने समाज के लोगों को भी बताने का, समझाने का और
विकास में योगदान देता है। ठीक है, फिर हो गया दोस्तों सतत विकास। ये क्या है? तो मानव विकास सतत विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को पर्यावरण और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यानी शिक्षा वगैरह होने से पर्यावरण संसाधन का प्रयोग कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, ये सब का भी ज्ञान जो है और कौशल जो है मानव विकास के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग का कि मानव विकास का महत्व क्या है। आखिर मानव विकास तो हुआ, लेकिन उसका महत्व क्या है, क्या जो है उसकी ज़रूरत है, क्यों उसे जो है इतना दिया जाता है। ठीक है, बोल रहा है मानव विकास का महत्व निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास क्या हुआ? तो मानव विकास व्यक्तियों को उनके पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे उन्हें अधिक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन में संतुष्टि मिलती है। ठीक है, यानी वो अपना कोई भी काम वगैरह करने के लिए सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत विकास। सामाजिक विकास हो गया, तो मानव विकास सामाजिक सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अधिक सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करते हैं, तो इसलिए भी मानव विकास जरूरी है मेरे मित्रों। ठीक है, फिर है आर्थिक विकास दोस्तों, यानी कि मानव विकास आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षित और स्वस्थ लोग अधिक उत्पादक होते हैं और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। फिर आगे हम लोग का है दोस्तों, देखेंगे, बोला है कि पर्यावरणीय स्थिरता। ये क्या है? तो मानव विकास पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में मदद करता है, क्योंकि लोग पर्यावरण के महत्व को समझते हैं और इनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यानी जब मानव विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे, ठीक है, तो उनको जो है पर्यावरण की रक्षा कैसे करना है, संरक्षण में जो है रक्षा संरक्षण इन सभी चीज़ों में मदद करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पर्यावरण का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा होगा तो पता चलेगा ना, तो इससे संरक्षण के लिए भी जो है लोग जो है प्रेरित होते हैं। फिर अब मानव विकास के 4 मुख्य आयाम हैं। 4 मुख्य आयाम कौन कौन से? पहला हो गया स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य सही रहेगा तो दीर्घ जीवन की संभावना, यानी कि लंबी उम्र रहेगी। ठीक है, दूसरा हो गया दोस्तों शिक्षा। शिक्षा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की क्षमता होनी चाहिए, यानी लोगों के अंदर ज्ञान आता है, समझ आती है। तीसरा हो गया आय। ठीक है, आय यानी कि इनकम, सैलरी। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक संसाधन हम जो है आय के माध्यम से ही ले सकते हैं। किसी की आय ज़्यादा है तो अपनी संसाधन अपनी ज़रूरत जो है अच्छे से पूर्ण कर पाता है। ठीक है, तो आय भी जरूरी है। चौथा हो गया मानव स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता, यानी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता, वो किसी भी काम को करने के लिए पूरा तरह से स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये 4 आयाम है दोस्तों। अब देखते हैं भारत में मानव विकास की स्थिति अभी क्या है। ठीक है, तो भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, यानी इन सभी चीज़ों से मानव विकास को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जाती है, जो कि है आयुष्मान भारत योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कौशल विकास योजना। ठीक है, इन सभी के द्वारा फिर भी क्षेत्रीय असमानताएं, लिंग भेद, जाति भेदभाव आदि मानव विकास के मार्ग में बाधक है। लेकिन फिर भी आपने देखा हो गाँवों में और भी कई जगहों में जो है असमानताएं हैं। ठीक है, भाषा को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके, लिंग भेद, ठीक है, इन सभी चीज़ों के कारण जो है मानव विकास के मार्ग में बाधा आती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निष्कर्ष देखते हैं इसका, तो बोल रहा है कि मानव विकास एक समावेशी, न्यायपूर्ण एवं अस्थायी विकास का आधार है। यह न केवल भौतिक प्रगति बल्कि सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक उन्नति की भी बात करता है। केवल वही राष्ट्र दीर्घकालीन रूप से प्रगति कर सकता है जो अपने नागरिकों के मानव संसाधनों में निवेश करता हो और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। वैसा ही देश जो है आगे उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है, ऐसा कहना है। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आखिर मानव विकास की अवधारणा, महत्व और हर एक चीज़ देखा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी कि वृद्धि या विकास हो, उसका बहुत सारे चरण होते हैं। ठीक है, तो उसका चरण देखेंगे हम लोग, उसका सिद्धांत देखेंगे, विकास का चरण। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषा समझिए। ठीक है, सॉरी परिचय आप पहले जान लीजिएगा कि आखिर क्या है। ठीक है, यानी कि
वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो देखिए, मानव जीवन एक नियंत्रण प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि और विकास दोनों घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृद्धि से मतलब क्या हुआ, वृद्धि से मतलब हुआ शरीर की भौतिक या शारीरिक उन्नति, जैसे लंबाई, वजन आदि में वृद्धि होना। जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता में जो है वृद्धि होता है। तो ये दोनों अंतर है, यानी कि वृद्धि का मतलब हुआ कि शरीर बढ़ना, ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये सब। जबकि विकास का मतलब हुआ कि मानसिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, इन सभी चीज़ों से आपका दिमाग वगैरह बढ़ना, दिमाग की क्षमता बढ़ना। तो ये हो गया आपका विकास। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब देखेंगे विकास, वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण। ठीक है, तो पहला हो गया शेष अवस्था, शेषावस्था। ठीक है, इसे बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष तक का जो होता है उसे बोलते हैं शेष अवस्था। ठीक है, यह जीवन का सबसे तीव्र वृद्धि है और विकास का चरण है। इस दौरान बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और नए कौशल सीखते हैं, जैसे कि सिर उठाना सीखते हैं, पलटना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, रेंगना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो ये सीखा जाता है 2 साल के अंदर ही। ठीक है, जिसको बोलते हैं शेष अवस्था। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, जो कि पूर्व बाल्य अवस्था, यानी कि 2 से लेके 6 साल तक। ठीक है, इस चरण में बच्चों की शारीरिक वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास तेजी से होता है। बच्चे भाषा, सामाजिक संपर्क और समस्या समाधान कौशल सीखते हैं। यानी इस उम्र में क्या होता है, उसका जो शारीरिक वृद्धि है थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका मानसिक, सामाजिक विकास वगैरह तेजी से होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो है सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, भाषा वगैरह इन सभी चीज़ों को सीख पाता है। ठीक है मित्रों, अब हो गया हम लोग का तीसरा मध्य बाल्य अवस्था। ये क्या हो गया, ये हो गया 6 से लेके 12 वर्षों तक। इस चरण में बच्चे स्कूल जाते हैं और सामाजिक दायरों का विस्तार होता है। बच्चे तार्किक रूप से सोचना, दूसरे के साथ सहयोग करना और आत्मनियंत्रण विकसित करना सीखते हैं। यानी कि अपने अंदर जो है बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं, तो दूसरों के प्रति सहयोग करना सीखते हैं, आत्मनियंत्रण सीखते हैं, अपने आप को कैसे नियंत्रित करके रखना, पढ़ाई वगैरह, ज्ञान वगैरह सीखते हैं। ठीक है, तो ये है मध्य बाल्य अवस्था। फिर है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, तो ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक। यह एक परिवर्तन का चरण है। ठीक है, जिसमें बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जो है क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, यानी कि परिवर्तन होते हैं। बच्चे अपनी पहचान स्थापित करना, स्वतंत्र प्राप्त करना और भविष्य के लिए योजना बनाना सीखते हैं। यानी आगे क्या करना है, हमें क्या बनना है, क्या मतलब लाइफ में करना है, इन सभी चीज़ों का जो है निर्णय, योजना बनाते हैं। ठीक है, फिर हो गया वयस्कता। ये क्या हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं 18 प्लस से ऊपर। ठीक है, यानी इस चरण में व्यक्ति शरीर रूप से परिपक्व हो जाता है और मानसिक और सामाजिक रूप से भी परिपक्व होता है। व्यक्ति अपने कैरियर, परिवार और समुदाय में योगदान करना सीख जाता है इस एज में। ठीक है, तो ये हो गया। अब है दोस्तों हम लोग का, देखते हैं छठा बोल रहा है कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था किसको बोलते हैं, तो 60 साल से ऊपर के लोग को बोलते हैं वृद्धावस्था, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बुढ़ा। ठीक है, तो यह जीवन का अंतिम चरण होता है जिसमें शरीर और मानसिक कार्य में गिरावट आती है। इस दौरान व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है और अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करता है। यानी वो दूसरे को जो है बताने का प्रयास करता है कि ये ठीक है, वो सही है, मतलब सहयोग वगैरह करता है, अनुभव बताता है। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धावस्था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, वृद्धि और विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें पहला हो गया निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि यह बताता है कि वृद्धि और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। तो ये पहला हो गया। दूसरा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि विकास भागों में होता है और फिर भी एक पूरे रूप से एकीकृत होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों एक रूपता का अभाव। यह बताता है कि शरीर और मन का विकास दर अलग अलग होती है। ठीक है, यानी दोनों जो है अलग अलग होती है। कभी शरीर जो है कभी कभी धीमा हो जाता है, लेकिन मन जो है यानी कि मन का विकास जल्दी से होता है। यानी ये दोनों अलग है। ठीक है, अंत समृद्ध का सिद्धांत, यानी यह बताता है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है,
फिर है दोस्तों हम लोग का पांचवा बोल रहा है कि विकास का कर्म यह बताता है कि विकास एक निश्चित कर्म में होता है, जैसे कि सिर और पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब छठा है दोस्तों बोल रहा है कि विकास का पूर्वानुमान। ठीक है, यह बताता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि आखिर जो है इंसान कितना लंबा हो सकता है। देखने से भी थोड़ा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, थोड़ी सी भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, अब है दोस्तों वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इन सभी चीज़ों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो पहला हो जाता है अनुवांशिकता, यानी कि जेनेटिक, यानी माता पिता से प्राप्त जीन व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यानी कि जो देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि किसी का पिता जैसा उसी तरह बेटा हो, तो ये भी थोड़ा सा प्रभावित करता है। फिर दूसरा है पर्यावरण, यानी पोषक, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। यानी पोषण तत्व ना मिले, स्वास्थ्य अच्छा ना हो, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब भी। ठीक है, फिर है पोषाहार, यानी उचित पोषण विकास के लिए आवश्यक है। तो ये भी अगर ना मिले तो ये भी जो है इसकी जो है बाधा डालती है विकास में। ठीक है, फिर है स्वास्थ्य दोस्तों, यानी कि बीमारियां और चोटें विकास को बाधित कर सकती है। तो ये भी एक हो गया। फिर दोस्तों हम लोग पांचवा देखेंगे, बोल रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये कारक हैं जो क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो बोलता है कि वृद्धि और विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। इन सिद्धांतों और चरणों को समझकर हम व्यक्ति के विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोला कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम एवं पर्यावरणीय कारकों का विवेचना कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उत्तर को समझेंगे। बोल रहा है कि मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक बदलावों और विकास की प्रक्रिया में गुजरता है। इस पूरे सफर को ही मानव विकास कहा जाता है। यह विकास सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि सामाजिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक भी होती है। कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक बदलाव, अनेक विकास की प्रक्रिया से होते हुए ये गुजरता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव विकास के नाम से जानते हैं या फिर उसी को मानव विकास कहते हैं। लेकिन यह विकास सिर्फ ये मत समझिएगा कि शरीर का विकास हो रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि मानसिक विकास, बौद्धिक विकास यानी आपका दिमागी विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, तो ये भी होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मानव विकास। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बोल रहा है कि यह विकास कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका जो है मुख्य रूप से दो कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण, यानी ये दोनों पर ज़्यादा ये जो है प्रभावित होता है, असर पड़ता है। तो इन दोनों का व्यक्ति के विकास में आपसी बहुत बड़ा गहरा होता है, बहुत बड़ा गहरा योगदान होता है। ठीक है, जिसमें हो गया पहला वंशानुक्रम का प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। तो वंशानुक्रम का अर्थ हुआ कि माता पिता या पूर्वजों से संतान में आने वाले जैविक गुण। ठीक है, यानी जैसे माता पिता वैसे। ठीक है, तो यह गुण बच्चे के शरीर, सोच, आदतें, व्यवहार आदि को प्रभावित करती है। यानी जैसा शरीर है वैसा ही रहेगा बच्चे का भी, जैसा सोच है वैसा ही सोच भी रहता है कई बार, है ना। आदत भी उसी तरह होती है, व्यवहार वगैरह भी उसी तरह होती है, तो ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा हो गया इसका मतलब इसी का देखेंगे, इसी का पहला है पूरा शारीरिक विकास में प्रभाव, यानी कद, रंग, आंखें का रंग, बालों का रंग, शरीर बनावट आदि वंशानुक्रम से मिलते हैं, यानी कि सेम अपने माता पिता से ही मिलते हैं। कुछ बीमारियां भी होती है जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, थायराइड आदि भी जो है वंशानुक्रम से आती है। यानी ये सब बीमारियां भी जो है जेनेटिक हो सकती है, जेनेटिक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका खा देखते हैं। बोल रहा है कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास में भी प्रभाव डालती है। कैसे कि बच्चा कितना बुद्धिमान होगा यह भी वंश पर निर्भर करता है, यानी माता पिता पर निर्भर करता है, आपके जो है जेनेटिक पर निर्भर करता है। ठीक है, याददाश्त, सीखने की क्षमता और सोचने का तरीका भी वंश से जुड़ा होता है। तो ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, गा देखेंगे। बोल रहा है कि स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, तो देखिए कोई बच्चा शांत होता है,
कोई गुसेल या हंसमुख या भी वंश का असर हो सकता है। ठीक है, और आगे है बोला कि डर, साहस, आत्मविश्वास जैसे गुण भी माता पिता से ही आ सकते हैं, तो ये भी जो है प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों पर्यावरण का प्रभाव। अब पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। ये हमने वंशानुकर्म का प्रभाव देखा, अब पर्यावरण का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है पर्यावरण का मतलब है कि यह वह हर चीज जो हमें चारों तरफ से घेरती है, जैसे घर, स्कूल, समाज, मित्र, भोजन, हवा, पानी, इन सभी चीजों को जो है पर्यावरण का प्रभाव के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर, दिमाग और सोचने को बहुत प्रभावित करती है, जो कि हम नीचे एक एक करके देखेंगे। तो पहला हो गया पारिवारिक वातावरण, यानी अगर घर में प्यार, सहयोग और समझ का माहौल है तो बच्चा भी अच्छे गुण वाला ही बनता है। परिवार में शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों का असर है तो बच्चे भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, यानी जैसा परिवार में देखेगा वो जैसा वैसा ही ना सीखेगा। तो ये हो गया पारिवारिक वातावरण। फिर नीचे देखेंगे दोस्तों, नीचे है विद्यालय और शिक्षक, यानी कि स्कूल में अच्छे शिक्षक और सहपाठी मिले तो बच्चा बेहतर तरीके से सोचता और सीखता है। पढ़ाई की आदत, बोलने का तरीका, तर्क करने की क्षमता, यह सब स्कूल का माहौल से ही आता है। तो ये भी निर्भर करता है स्कूल और शिक्षक पर ही। शिक्षक जैसा हो वैसा उसको बना सकता है, विद्यालय भी जैसा ठीक है जो सिखाए, जैसा सिखाए वैसा ही होता है। ठीक है, फिर है गा नंबर, यानी समाज और मित्रों का प्रभाव। कैसे, तो देखिए अच्छे दोस्त मिले तो बच्चा सकारात्मक बनता है, यानी कहावत है ना, जैसी संगत वैसे ही बनते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बोल रहा है कि समाज की भाषा, रीति रिवाज, धर्म, परंपरा आदि भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो ये भी जो है प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों हम लोग का पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, यानी संतुलित भोजन और समय पर इलाज से शरीर और मानसिक दोनों स्वस्थ रहते हैं। कुपोषण और बीमारियां जैसे बच्चों के विकास में रुकावट बन सकती है। तो ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट है बोल रहा है कि भौतिक और प्राकृतिक वातावरण, यानी कि साफ सुथरा माहौल, खुली हवा, धूप, जलवायु आदि व्यक्ति के शारीरिक विकास में मदद करता है। प्रदूषण, ध्वनि, गंदगी आदि सकारात्मक असर डालते हैं, उसे बीमार भी कर सकते हैं, उसके शारीरिक विकास में भी बाधा डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की आपसी क्रिया क्या है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे से पूरक हैं, यानी दोनों जरूरत है। ठीक है, वंशानुक्रम हमें बीज की तरह गुण देता है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनाने का काम करता है पर्यावरण। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला है कि मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का योगदान जरूरी होता है। वंशानुक्रम से व्यक्ति को गुण मिलते हैं, ठीक है, और पर्यावरण उन गुणों को निखारने, बढ़ाने और सही दिशा में ले जाने का काम करता है। तो ये हो गया, इसमें हमने देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे जो है मानव विकास संभव है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि आंतरिक सजावट की अवधारणा और घरेलू जीवन में उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए अब आपको सजावट वगैरह का पढ़ना है तो ये आप जो है बैठा के बहुत अच्छे से भी लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा इसको रटना उठना नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आंतरिक सजावट, यानी कि आंतरिक सजावट यानी इंटीरियर डेकोरेशन, इसका मतलब क्या होगा चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ये एक कला है और विज्ञान है, ठीक है, जो किसी भी आवासीय या व्यावसायिक स्थान को सौंदर्यपूर्ण और कार्यात्मक बनाने के लिए किया जाता है। यह न केवल स्थान को आकर्षक बनाता है बल्कि वहाँ रहने वाले या काम करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और मनोदशा को भी प्रभावित करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आंतरिक सजावट का मतलब हुआ यह एक कला है, ठीक है, जो किसी स्थान को या फिर किसी आवासीय स्थान को जो है सजावट के लिए, सौंदर्यपूर्ण, कार्यात्मक बनाने के लिए सजाया जाता है। तो यह केवल जो है स्थान को ही आकर्षक नहीं बनाता बल्कि वहाँ रहने वाले, काम करने वाले लोगों के जीवन में भी जो है गुणवत्ता और मनोदशा को प्रभावित करता है। घरेलू जीवन में आंतरिक सजावट का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह घरों को एक आरामदायक, व्यक्तिगत और आरामदायक स्थान बनाता है।
यानी कि ये जो है घर को क्या करता है, तो अच्छे तरीके से सजाने के बाद व्यक्तिगत और आरामदायक स्थान बना देता है, जिससे जो है वहाँ रहने में भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आंतरिक सजावट की अवधारणा। तो एक एक करके देखते हैं। बोला है कि आंतरिक सजावट में विभिन्न तत्वों का उपयोग शामिल है, जैसे कि रंग। पहला हो गया रंग। तो रंग किसी भी स्थान के मूड और वातावरण को बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिएगा मनपसंद रंग हो, अच्छा अट्रैक्टिव रंग हो तो वो देखने में बहुत ही सुंदर, पॉजिटिव और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस सही रंग योजना का चुनाव करके आप एक शांत, ऊर्जावान और आरामदायक माहौल बना सकते हैं। दूसरा हो गया फर्नीचर दोस्तों। ठीक है, यानी फर्नीचर भी ज़रूरी है। कैसे? तो फर्नीचर का चयन न केवल कार्यात्मक होना चाहिए, बल्कि यह स्थान की शैली और सजावट के अनुरूप भी होना चाहिए, जिससे जो है सजावट अच्छा लगे। ठीक है, तीसरा हो गया प्रकाश। प्रकाश भी होना चाहिए, यानी प्रकाश का सही उपयोग करके आप किसी भी स्थान को अधिक आकर्षक व आरामदायक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों सामान। सामान यानी सामान में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि सजावटी सामान में पेंटिंग हो गया, मूर्तियाँ हो गई, पौधे हो गए, किसी भी स्थान को व्यक्तिगत और आकर्षक बनाने में मदद करते हैं इन सब सामान। ठीक है, फिर हो गया कपड़ा। कपड़े जैसे कि पर्दे, कुशन और कालीन किसी भी स्थान में बनावट और रंग जोड़ते हैं। फिर हो गया फर्श दोस्तों, यानी फर्श की सामग्री जैसे कि लकड़ी, टाइल्स या कालीन किसी भी स्थान के रूप और अनुभव को बदल सकती है। ठीक है, अब है घरेलू जीवन में आंतरिक सजावट का महत्व। वो हमने देख लिया, लेकिन अब घरेलू जीवन में इसका क्या महत्व है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आंतरिक सजावट घरेलू जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण जो है महत्व निभाते हैं। पहला हो गया आराम। एक अच्छी तरीका से सजाया गया घर आरामदायक महसूस करवाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा फील करवाता है। ठीक है, वहाँ कंफर्टेबल फील होता है और यह तनाव को कम करने और आराम करने के लिए एक शांत जगह प्रदान करता है। तो ये हो गया पहला आराम। दूसरा है दोस्तों मनोदशा, यानी कि आंतरिक सजावट आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। रंग, प्रकाश और फर्नीचर का सही संयोजन आपको खुश, प्रेरित या शांत महसूस करा सकता है। तो ये भी आपका जो है डिपेंड करता है सजावट पर, आंतरिक सजावट पे। फिर है उत्पादकता, यानी एक आरामदायक और व्यवस्थित घर आपको अधिक उत्पादक बनाने में भी मदद कर सकता है। फिर है दोस्तों सामाजिकता। ये क्या हो गया? तो एक आकर्षक घर मेहमानों को आमंत्रित करने और सामाजिक समारोह की मेज़बानी करने के लिए एक शानदार जगह बनता है। ठीक है, फिर है दोस्तों व्यक्तिगता। ठीक है, यानी आंतरिक सजावट आपको अपने व्यक्तित्व और शैली को व्यक्त करने की अनुभव देती है। फिर हो गया दोस्तों, हम देखेंगे अब आगे, यानी कि भारतीय संदर्भ में आंतरिक सजावट। ठीक है, तो भारतीय घरों में आंतरिक सजावट अधिकतर जो है विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक तत्वों से प्रेरित होती है। इसमें रंगीन कपड़े होते हैं, जटिल पैटर्न होते हैं और हस्तकला का उपयोग शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है संस्कृति से भी जुड़ा होता है। कई बार मूर्तियाँ छापी जाती है, कई बार अलग अलग तरह का जो है हस्तक्षेप यानी हस्तकला का उपयोग करके नई नई डिजाइन दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय घरों में आंतरिक सजावट न केवल सौंदर्यपूर्ण बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से भी दर्शाती है। तो इसलिए भी जो है भारतीय घरों में जो है सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ रहता है। फिर हो गया सजावट की आधुनिक ट्रेड्स। ठीक है, यानी सजावट का आधुनिक ट्रेड्स क्या है? तो मिनिमलिस्ट डिजाइन, यानी कम वस्तुएं अधिक जगह। फिर दूसरा हो गया इको फ्रेंडली सजावट, यानी कि प्राकृतिक तत्वों का उपयोग, जैसे कि बांस, मिट्टी के बर्तन, कपड़े का पर्दे। तो इन सभी का जो है इको फ्रेंडली सजावट करके भी किया जाता है। फिर है DIY सजावट, यानी कि घर की वस्तुओं से स्वयं बनाना, जैसे कि बोतल से लैंप बनाना, अखबार से लॉटरी बनाना। तो ये सब चीज़ों से भी जो है सजावट किया जाता है। फिर हो गया दोस्तों चौथा कि वॉल आउट ऑफ वॉलपेपर, यानी कि दीवारों को जीवंत बनाने का आसान उपाय है ये। ठीक है, पांचवा हो गया स्मार्ट फर्नीचर, यानी जगह बचाने के लिए बहुउपयोगी फर्नीचर, जैसे कि फोल्डिंग टेबल,
बेड कॉम सोफ़ा, यानी कि बेड कॉम सोफ़ा, यानी कि बेड भी है और सोफ़ा भी है, ठीक है। जब ज़रूरी पड़े आप सोफ़ा के जैसा बिछा दीजिए। आपने कई बार देखा भी होगा, ऐसा भी आता है, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट फर्नीचर, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आंतरिक सजावट न केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली, एक दृष्टिकोण और पारिवारिक भावनात्मक का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह एक घरेलू जीवन को सुविधाजनक, सुंदर, स्वास्थ्यवर्धक और मानसिक रूप से संतुलित बनाती है, ठीक है मित्रों। तो ये था दोस्तों, हमने देखा कि आंतरिक सजावट क्या है, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ देखा, महत्व वगैरह सब, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, बोला है कि कला एवं डिजाइन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। चलिए, बोल रहा है कला और डिजाइन का सिद्धांत कला के तत्वों को व्यवस्थित करती है और एक प्रभावशाली दृश्य प्रभाव करने के लिए बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दिशा निर्देश है। ये सिद्धांत जैसे कि संतुलन, अनुपात, जोर, लय और सामंजस्य कलाकारों को अपनी रचनाओं में तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं कि दर्शकों को एक अर्थ या भावना व्यक्त कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि कला और डिजाइन एक सिद्धांत जो है दोस्तों, वो तत्वों को एक स्थिर करती है, प्रभावशाली दृश्य बनाने में उसका मदद करती है। ये सिद्धांत है जैसे कि संतुलन है, अनुपात है, जोर है, लय है, ये सब सिद्धांत है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके कलाकारों को अपनी रचनाओं में तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित करती है ताकि दर्शकों को एक निश्चित अर्थ या भावना व्यक्त करवाया जा सके, ठीक है। नीचे देखते हैं, बोला है कि कला और डिजाइन के सिद्धांत। पहला हो गया संतुलन, ठीक है। संतुलन हो गया, जिसमें भी बहुत सारा है, देखते हैं। संतुलन का अर्थ है कि कलाकृति में तत्वों का दृश्य भार का विवरण या से सममित, असममित या रेडियल हो सकता है, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे सममित यानी सिमेट्रिकल, यानी संतुलन एक तरफ का दृश्य भार दूसरी तरफ के दृश्य भार से समान होता है, ठीक है। फिर असममित मतलब ये कहने का मतलब है संतुलन एक तरफ का दृश्य भार दूसरी तरफ के दृश्य भार से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। एक तरफ का किसी और तरह से होता है, एक तरफ का किसी और तरह का, ठीक है। तो ये दृश्य जो है संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। फिर हो गया रेडियल संतुलन क्या होता है, तो ये तत्वों को एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो ये हो गया रेडियल, ठीक है। अब दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि अनुपात, यानी कि अनुपात का अर्थ है कलाकृति में तत्वों का आकार और पैमाने के संबंध, या एक तत्व को दूसरे तत्व की आकार में संबंध, या एक तत्व के विभिन्न भागों को संबंध हो सकता है, ठीक है। तीसरा है जोर क्या हो गया, जोर का अर्थ होता है कलाकृति में एक तत्व यानी कि कोई तत्व या क्षेत्र को हाईलाइट करना ताकि वह दर्शक को ध्यान आकर्षित करे। यहाँ रंग, आकार, स्थान या अन्य तत्वों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, यानी किसी एक जगह को हाईलाइट करना, ठीक है, ताकि वहाँ जो है दर्शक यानी जो देख रहा है उसका ध्यान केंद्रित हो सके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों हम लोग का आगे लय क्या हो गया, तो लय का अर्थ है कलाकृति में तत्वों को पुनरावृत्ति या आंदोलन की भावना, या एक तत्व की पुनरावृत्ति, एक रंग का पैटर्न या एक आकार की प्रगति हो सकती है, यानी कि एक ही रंग का पैटर्न का उपयोग करके जो है लय बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो सकती है, ठीक है। अब है दोस्तों हम लोग का आगे देखते हैं, ठीक है। आगे पांचवा सामंजस्य, ये क्या हो गया, तो बोल रहा है सामंजस्य का अर्थ हो गया कलाकृति में तत्वों के बीच एकता और सुसंगति का भावना, यह तत्व का रंग, आकार, बनावट और अन्य गुणों के बीच संबंध हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है मित्रों। अब कुछ इसका छठा है, बोला है कि विविधता, यानी विविधता का अर्थ हो गया कलाकृति में तत्वों के बीच अंतर होता है, यानी कि आकार में अंतर हो सकता है, रंग में अंतर हो सकता है, बनावट में अंतर हो सकता है। तो ये सब परिवर्तन जो है विविधता कहलाती है, ठीक है। अब हो गया दोस्तों इसका सातवां गति, इसका अर्थ हो गया कि जो आप कला बना रहे हैं उसके तत्वों में भी एक दूसरे के बीच संबंध होता है, लेकिन दर्शक का नज़र जो है स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है, यानी कि वो जो है गति, यानी आप यहाँ जिस तरह आप कलाकृति की हैं उसी तरह से वो देखते देखते आगे तक भी जो है जाता है, तो वही होता है गति, ठीक है। अब हो गया पैटर्न का अर्थ है कलाकृति में तत्वों का पुनरावृत्ति, यह
एक रंग का पैटर्न, एक आकार का पैटर्न या एक बनावट का पैटर्न हो सकता है, यानी एक ही तरीका से पूरा दीवार में कलाकृति करना है या तो एक ही तरीका से पूरा करना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों बोल रहा है कि कला के तत्वों का उपयोग करके सिद्धांतों को लागू करना, जिसमें हो गया रेखा यानी कि लाइन, यानी कि लाइन का उपयोग करके संतुलन, लय, गति और जोर बनाने के लिए किया जाता है। फिर हो गया आकार, आकार का उपयोग संतुलन, अनुपात, विविधता और जोर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आकार का उपयोग कीजिएगा तो आप संतुलन बना सकते हैं, अनुपात बना सकते हैं, विविधता बना सकते हैं और जोर बनाने के लिए। अब है दोस्तों रंग, ठीक है। रंग का उपयोग जो है संतुलन, जोर, लय और सामंजस्य बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे रंग का आप उपयोग कीजिएगा एक ही जैसा लय बनाने के लिए, ठीक है। अब है दोस्तों मूल्य, यानी मूल्य का उपयोग जोर, गति व संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। फिर है रूप, रूप का मतलब हो गया, ठीक है। रूप का उपयोग संतुलन, अनुपात और विविधता बनाने के लिए किया जाता है। फिर है बनावट दोस्तों, अब लास्ट हो गया हम लोग का बनावट, फिर स्थान, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। तो बनावट का उपयोग हो गया कि विविधता, जोर, लय बनाने के लिए किया जा सकता है। स्थान यानी स्थान का उपयोग संतुलन, अनुपात, जोर, गति बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर है इसका निष्कर्ष देखते हैं। बोल रहा है कि कला और डिजाइन के सिद्धांत कलाकृति को बनाने और समझने के लिए आवश्यक उपकरण है। इस सिद्धांतों का उपयोग करके कलाकार और डिजाइनर सौंदर्य शास्त्र और प्रभावशालिता के साथ रचनाएं बना सकते हैं। एक सफल कलाकृति एकीकृत, विविध, संतुलन और गतिशील होती है, जो दर्शक को जो है क्या करती है, आकर्षित करती है और एक संदेश देने का प्रयास करती है अपने कला के माध्यम से। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, ठीक है, जिसमें हमने देखा क्या, तो इसमें देखा कला और डिजाइन का सिद्धांत, ठीक है। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। बोल रहा है कि पोषण की अवधारणा तथा पोषक तत्वों के प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में भोजन के पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व वो पदार्थ है जो शरीर को जीवित रखने, पढ़ने, काम करने और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों में मोटे तौर पर 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिसमें हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह, और एक है मैक्रो, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें विटामिन और खनिज होता है। चलिए समझते हैं। बोल रहा है कि पोषण एक ऐसा काम है, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है हमारे शरीर में पोषक तत्व का प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब शरीर जो है भोजन से जो है पोषक तत्व प्राप्त करता है और उसका उपयोग करके हमारे शरीर को जीवित रखने में, बढ़ने में, हमारे स्वास्थ्य को सही करने में, बढ़ाने में, हमें जिंदा रखने में जो है सहायक होता है, ठीक है। पोषक तत्व मोटे तौर पर 2 श्रेणी में होते हैं, यानी 2 श्रेणी में विभाजित होते हैं। पहला हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो गया, एक है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि देखेंगे हम लोग नीचे। तो पोषक तत्व की अवधारणा सबसे पहले समझिए। तो पोषण भोजन, ठीक है, पोषण भोजन के सेवन और उपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर विकास, रख रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना और उसका उपयोग शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए करना शामिल है। पोषक तत्व न केवल जीवित रखने के लिए है आवश्यक है, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य और विकास और बीमारियों से बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पोषक तत्व जो है हमारे शरीर से जो है भोजन से जो है पोषक तत्व को अवशोषित करती है, और यह जो है क्या करती है, यह सिर्फ केवल जीवित रहने के तरीका नहीं है, बल्कि यह जो है हमें विकास करने में, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी बीमारियों को सही करने में सहायक होती है, ठीक है। फिर है पोषक तत्वों के प्रकार एवं कार्य। तो पोषक तत्वों के 2 प्रकार हमने मोटे तौर पर देखे थे, मोटे तौर पर यानी नॉर्मली 2 प्रकार के, ठीक है। पहला हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ये पोषक तत्व जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी एनर्जी देती है, और शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। इसमें क्या क्या है, तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट है इसमें, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वे अनाज, फल, सब्जी और दूध जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हो गया दूसरा दोस्तों प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्रोटीन जो है
शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। वे मांसपेशियों, अंगों, त्वचा और बालों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन मांस, मछली, अंडे, फलियां और डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन, आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। वसा, वसा भी शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है और कुछ विटामिन्स और खनिजों को अवशोषित करने में मदद करती। वे तेल, न्यूट्रिएंट्स, बीज और एवाकांडो में पाए जाते हैं। कौन? वसा पाए जाते हैं, ठीक है, तेल वगैरह में, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का, इसमें 3 था। अब हम लोग का है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? तो ये पोषक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर की छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने और स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया, जिसमें हो गया विटामिन। जैसे विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग वगैरह होते हैं, तो इसका जो है आवश्यक थोड़ा कम है, लेकिन है, ठीक है। विटामिन यानी विटामिन शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे कि दृष्टि, तांत्रिक तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन। अब है दोस्तों इसका खनिज। खनिज का मतलब है कि खनिज शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक तत्व है। वे हड्डियों, दांतों, रक्त और अन्य ऊतकों के लिए निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक है। फिर हो गया एक पानी दोस्तों। पानी कैसे है? तो पानी शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये हो गया, हमने देखा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब है दोस्तों पोषक तत्व के काम। इसका काम आखिर क्या है, ठीक है। तो इसका बहुत सारे काम है, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है जो हम नीचे देखेंगे। पहला हो गया ऊर्जा प्रदान करना। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि पोषक तत्व से जो है जैसे विटामिन, वसा वगैरह से क्या होता है, पहले तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी काम कीजिएगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगा ना, तो इसके लिए आवश्यक है। फिर है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, यानी प्रोटीन शरीर के ऊतक जैसे कि मांसपेशी, अंग, त्वचा निर्माण वगैरह मरम्मत के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर हो गया विभिन्न कार्यों का विनियमन, यानी विटामिन और खनिज शरीर के विभिन्न कार्य जैसे कि चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली या तांत्रिक तंत्रिका को विनियमित करने में मदद करता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी, अब के इसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण वगैरह जो है हमारे हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। फिर हो गया रोगों से बचाव, यानी बीमारियों से लड़ना, बीमारियों से बचाना। तो विटामिन और खनिज शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है, ठीक है। फिर है दोस्तों इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर के लिए आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शरीर को स्वस्थ रखने, बढ़ाने और काम करने के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा था जिसमें हमने देखा कि आखिर पोषक तत्व यानी पोषण हमारे शरीर में क्या है, पोषक तत्व क्यों जरूरी है, हर एक डिटेल देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछे तो आप जरूर से जरूर लिख दीजिएगा और 15 मार्क्स जरूर ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का है, बोल रहा है कि खाद्य वर्गीकरण, कार्य और उनके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि भोजन को उसके पोषक तत्वों और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मुख्य रूप से अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पादक हैं। इसके अलावा वसा और तेल भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। भोजन के स्रोत मुख्य रूप से पौधे और जानवर हैं। पौधे से हमें अनाज, फल, सब्जियां, दालें, खाद्य तेल और मसाले मिलते हैं, जबकि जानवरों से दूध, मांस, अंडे, मछली जैसे उत्पादक प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा भोजन और उसके पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, स्रोत, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका काम। तो भोजन का काम जो है जिस तरह हमने देखा था, ऊर्जा प्रदान करना सबसे पहला हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो कि हमारे दैनिक यानी कि डेली की गतिविधियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि डेली काम कीजिएगा तो एनर्जी आपका खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको खाना भोजन करना आवश्यक है ना। दूसरा हो गया दोस्तों शरीर का निर्माण करना, यानी प्रोटीन शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों और अंगों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है।
तीसरा हो गया दोस्तों शरीर की सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यानी कि विटामिन और खनिज शरीर को बीमारियों से बचाने और शरीर के कामों को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे चौथा। ठीक है, चौथा है बोल रहा है कि पाचन में सहायता, यानी कि फाइबर जो वगैरह होता है, फाइबर वगैरह जो है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने यानी कि और कब्ज को रोकने में मदद करता है। फिर हो गया दोस्तों हम लोग का कि शरीर को हाइड्रेट करना, यानी कि पानी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, वही हो गया हाइड्रेट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह। ठीक है, यानी भोजन के अब मुख्य स्रोत देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें जो है भोजन प्राप्त होते हैं। पहला पेड़ हो गया जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पेड़ से जो हम लोग भोजन को इसको जो है प्राइमरी स्रोत बोलते हैं, यानी प्राथमिक स्रोत, यानी कि सबसे पहला स्रोत यही है जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती है, दालें प्राप्त होती है, खाद्य तेल प्राप्त होते हैं और बहुत तरह के हर एक तरह के मसाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग हो गया जानवर। ठीक है, जानवर से हमें क्या मिलता है, तो उससे दूध मिलता है, मांस, अंडे, मछली जैसे उत्पादक प्राप्त होते हैं। तो ये 2 स्रोत हैं भोजन के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खाद्य समूहों का विस्तृत विवरण। ठीक है, खाद्य समूहों का विवरण देखेंगे जिसमें पहला हो गया अनाज। अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर दूसरा हो गया फल और सब्जियां, यानी फल और सब्जियां विटामिन, खनिज और फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, यानी कि ये इसका स्रोत है। ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जिसमें हो गया दाल, फलियां, अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पादक प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब चौथा हो गया कि डेयरी उत्पादक जैसे कि दूध, दही, पनीर आदि कैल्शियम और विटामिन डी के एक अच्छा स्रोत होता है। तो ये हो गया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग पांचवा देखेंगे, बोल रहा है कि वसा और तेल। वसा और तेल से हम लोग कहाँ से मिलता है, तो तेल, घी, मक्खन, मेवे आदि वसा का एक स्रोत है। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग का जो है हमने देखा। अब आगे देखेंगे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे भोजन और उसके पोषक तत्वों और कार्यों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि कुछ सामान्य वर्गीकरण नीचे दिया गया है। पहला हो गया पोषक तत्वों के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। उत्पत्ति के आधार पर जो है पौधे आधारित और पशु आधारित, 2 तरह से। ठीक है, तीसरा है कार्यों के आधार पर देखा जाए तो ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर निर्माण करने वाले और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, तो 3 तरह का हो गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर अनाज लेते हैं तो अनाज में हो गया गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। फल लेते हैं तो सेब, केला, संतरा, अंगूर। सब्जियां लेते हैं तो गाजर, खीरा, टमाटर, पालक। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दाल, बीन्स, अंडे, मांस, मछली। डेयरी उत्पादक लेते हैं तो दूध, दही, पनीर हो गया। ठीक है, अब है दोस्तों वसा अगर लेते हैं तो हो गया तेल, घी, मक्खन, मेवे, तो ये। ठीक है, तो हमने इस निष्कर्ष थोड़ा देख लेता कि आखिर हमने क्या पढ़ा। तो स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए हमें भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन कराना चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों को उनके कार्यों, पोषक तत्वों और स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही खाद्य पदार्थ का चयन कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने शारीरिक विकास को, अपने मानसिक विकास को, ठीक है, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये था मित्रों जिसमें हमने देखा खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण, उसका स्रोत, ठीक है, भोजन का ज़रूरत, महत्व, हर एक चीज़ को देखा, सीधा समझिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला कि वस्त्र निर्माण। अब देखेंगे वस्त्र निर्माण। ठीक है, वस्त्र निर्माण की अवधारणा, उसके महत्व, दैनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है, यानी कपड़े का, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हो जाता है वस्त्र निर्माण, जिसे कपड़ा निर्माण भी कहते हैं। कपड़ा निर्माण यानी कपड़ा बनाना। ठीक है, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण उद्योग है जो रेशों के धागे में और धागों को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया है। यानी पहले जो है रेशों को धागे में बदलता है और धागों को कपड़े में बदल के कपड़े बनाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया न केवल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कपड़ों का उत्पादन करता है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यानी ये कपड़ा तो बनाता है, लेकिन इसका एक महत्व भी है, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है मित्रों, चलिए तो पहले देखें वस्त्र बनाने की अवधारणा। यानी वस्त्र बनाने के लिए कई चरण शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कैसे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रेशों का चयन किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, प्राकृतिक या
सिंथेटिक रेशों का चयन किया जाता है। प्राकृतिक रेशों में कपास, ऊन, रेशम और लिनन शामिल है, जबकि सिंथेटिक रेशों में पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयान शामिल है। ठीक है, तो ये पहले रेशों का चयन होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होता है कताई। ठीक है, यानी कि रेशों को फिर धागे में बदलने के लिए कताई की जाती है। उसके बाद कताई करने के बाद तीसरा होता है बुनाई। बुनाई यानी कि धागों को फिर कपड़ों में बुना जाता है। यह बुना जाता है। बुनाई में दो या दो से अधिक धागों को एक साथ बुनना शामिल है, जबकि बुनाई में धागे को लूप में जोड़ना शामिल है। ठीक है, फिर बुनाई के बाद क्या होता है दोस्तों, रंग और छपाई, यानी कपड़ों में फिर वांछित रंग या पैटर्न देने के लिए रंग या छापा जाता है। ठीक है, फिर पांचवा क्या होता है, सिलाई, यानी अंत में कपड़ों से सिया जाता है। घरेलू सामान या औद्योगिक उत्पादन में सिला जाता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं महत्व। ठीक है, इसका निर्माण का महत्व क्या है, तो वस्त्र निर्माण का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा निर्माण है, यानी सुरक्षा और आयाम। वस्त्र हमें क्या देती है, तो बाहरी तत्वों जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश और कीड़ों से बचाने में मदद करते हैं। वे हमारे शरीर को आरामदायक रखते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा, पहचान और अभिव्यक्ति। वस्त्र हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। हम अपने कपड़ों के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत शैली, रुचियाँ और सामाजिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, नहीं समझे तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक वगैरह बोल रहा है, सांस्कृतिक वगैरह, इसका मतलब देखिएगा, राजस्थान में अलग कपड़े हैं, झारखंड में अलग कपड़े हैं, दिल्ली में अलग कपड़े हैं, तो इससे जो है सांस्कृतिक पहचान भी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा दोस्तों, कला व संस्कृति, यानी वस्त्र कला और संस्कृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों में वस्त्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हो गया इसका आर्थिक महत्व दोस्तों, यानी वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कराता है। ठीक है, फिर पांचवा हो गया तकनीकी प्रगति, यानी वस्त्र निर्माण में उपयोग की जाने वाली तकनीकें लगातार विकसित हो रही है, जिससे अधिक कुशल और टिकाऊ उत्पादक विधियों का विकास हो रहा है, यानी कि जो है अच्छे तरीके से कपड़ा और टिकाऊ बनाए जा रहे हैं। अब दैनिक जीवन में वस्त्रों की क्या भूमिका है, तो वस्त्रों की बहुत सारी भूमिका, पहनावा वगैरह, चलिए देखते हैं। तो वस्त्र हमारे जीवन में एक नया अभिन्न अंग है। हम हर दिन कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारी पहचान, संस्कृति और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हो गया दोस्तों पहनावा। ठीक है, पहनावा यानी कि हम कपड़ा पहनते हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, आरामदायक महसूस कर सकते और अपनी पहचान व्यक्त कर सके। दूसरा हो गया घर और सजावट, यानी हम अपने घरों को सजाने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पर्दे, चादरें और कालीन। फिर हो गया तीसरा औद्योगिक उपयोग, यानी वस्त्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादकों जैसे फिल्टर, रस्सियाँ और कन्वेयर बेल्ट में भी किया जाता है। ठीक है, फिर हो गया दोस्तों चौथा खेल व मनोरंजन, यानी वस्त्रों का उपयोग खेल व मनोरंजन गतिविधियों में भी किया जाता है, जैसे कि खेल की वर्दी और वेशभूषा। ठीक है, फिर ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका न्यूनतम विकास की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि न्यूनतम विकास। ठीक है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में न्यूनतम विकास भी शामिल है, जिसमें पहला हो गया टिकाऊ वस्त्र, पर्यावरण के अनुकूल वस्त्रों का उत्पादन जो टिकाऊ और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो वैसा होता है। फिर स्मार्ट वस्त्र, यानी ऐसा वस्त्र जो सेंसर और अन्य तकनीकों से लैस होते हैं, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा निगरानी या कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर हो गया 3D पेंटिंग, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़ों में 3D पेंटिंग भी किया जाने लगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके वस्त्र का निर्माण जो अधिक जटिल और अनुकूलित डिजाइनों को अनुमति देता है। ठीक है मित्रों, फिर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो हमारे जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित करता है, या न केवल हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा, हमने देखा कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया देखा, वस्त्र निर्माण क्यों जरूरी है, इसके महत्व देखा, आखिर कैसे बनाया जाता है ये भी देखा। ठीक है, तो हर एक चीज़ डिटेल को देखा, क्या ज़रूरतें हैं, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वस्त्र रेशों का उनके स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए एवं उनके
गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोला कि वस्त्र रेशों को उनके स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया प्राकृतिक रेशे, दूसरा हो गया मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे पौधे, जानवरों या खनिजों से प्राप्त होते हैं, जबकि मानव निर्मित रेशे जो है रसायनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो प्राकृतिक रेशे कहाँ से बनाए जाते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो प्राकृतिक रेशे पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये रेशे पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बीज से, तना से, पत्तियों से या फल से। ठीक है, जिसमें पहला हो गया कपास। ठीक है दोस्तों, कपास आपने सुना होगा, जो कि पेड़ से होता है। यानी कपास के बीज के चारों ओर मौजूद रेशे से प्राप्त होते हैं। यह एक नरम, शोषक और सांस लेने योग्य फाइबर है। ठीक है, दूसरा हो गया लीलन। यह एक सन के पौधे से, तने से प्राप्त होता है। यह मजबूत, टिकाऊ और ठंडा फाइबर है। तीसरा हो गया जूट। यानी जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह एक मजबूत और खुरदुरा फाइबर है, जिसका उपयोग बोरे और रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हो गया जूट के बाद बांस। ठीक है, बांस के पौधे से प्राप्त होते हैं। यह एक मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक रेशे। फिर हो गया जानवरों से प्राप्त रेशे, जिसे हम जो है जानवर से भी प्राप्त होते हैं बहुत सारे प्राकृतिक रेशे। ये रेशे जानवर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि भेड़ से होते हैं, रेशम की कीट से होते हैं। पहला हो गया ऊन। ऊन कहाँ से होता है, तो भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। या गर्म और मुलायम और लचीला फाइबर है। फिर है रेशम। यानी रेशम के कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। ये एक चमकदार, मजबूत और चिकना फाइबर होता है। ठीक है मित्रों, फिर है कश्मीरी। यानी कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही मुलायम और गर्म फाइबर है। फिर है मोहायर। अंगोरा बकरियों से प्राप्त होता है। यह एक चमकदार और टिकाऊ फाइबर है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्राकृतिक रेशों, जिसमें से पेड़ से जो प्राप्त होते हैं, फिर जानवरों से प्राप्त होते हैं, ये दोनों देख लिया। अब है खनिजों से प्राप्त रेशे। खनिज से भी प्राप्त होते हैं कुछ रेशे, जो देखेंगे ये है। ये रेशे खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एबेस्ट और कांच से। ठीक है, तो एबेस्ट क्या होता है, तो यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग इंसुलेशन और अग्निरोधक सामग्री में किया जाता है। कांच या पिघला हुआ कांच से बनाया जाता है। इसका उपयोग इंसुलेशन, सजावटी वस्तुएं और कपड़ों में किया जाता है। देखे होंगे अपने कपड़े में भी लगाया जाता है, तो ये भी एक हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमने देखा प्राकृतिक रेशे। अब देखेंगे मानव निर्मित रेशे, यानी मनुष्य के द्वारा अपने रसायन चीज़ों से, रासायनिक प्रक्रिया से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रेशे रसायनों से बनाए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य वर्गों श्रेणी में बांटा गया है। पहला हो गया पूर्ण निर्मित रेशे, जैसे कि ये रेशे प्राकृतिक सेल्यूलोज से बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है संसाधित किया जाता है, यानी कि कुछ बदलाव किया जाता है। ये हो गया पूर्ण निर्मित रेशे। फिर है सिंथेटिक रेशे, यानी कि सिंथेटिक रेशे, ये रेशे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैसों जैसे रसायनों से बनाए जाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, फिर है प्राकृतिक रेशों के गुण देखेंगे हम लोग, फिर मानव निर्मित रेशों के गुण देखेंगे। प्राकृतिक रेशे में आपने देखा था कि कपास, रेशम, ऊन वगैरह आता है। ठीक है, ये रेशे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ और पशु से। इसका गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया, ये मुलायम और आरामदायक होते हैं। तीसरा गुण हो गया, ये नमी को अच्छे से सोखते हैं, इसलिए गर्मी में इसका उपयोग ही अच्छा होता है। फिर हो गया चौथा दोस्तों, इसमें हवा पास होने की क्षमता होती है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। पांचवा हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि पर्यावरण में नष्ट हो जाते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। छठा है दोस्तों, कुछ रेशे जैसे कि यून गर्मी के लिए भी बनाए जाते हैं, ठंड के लिए ये उत्तम है। ठीक है, सातवां है रेशम, जैसे कि रेशों में प्राकृतिक चमक और कोमलता होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। आठवां इसका, लेकिन ये रेशे थोड़े कम मजबूत और जल्दी खींचने वाले होते हैं। नौवां, इसके वस्त्र अक्सर महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये 9 तरह से हमने देखा कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसका गुण देखा। ठीक है, अब देखेंगे मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम रेशे के गुण देखेंगे, जिसमें नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, रेयान आता है, एक्रिलिक आता है। ठीक है, तो ये रेशे कारखानों में रसायनों से बनाए जाते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण है, ये रेशे बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तीसरा गुण है कि इसकी नमी सोखने की क्षमता कम होती है, यानी गर्मियों में चिपचिपाहट लगता है। ठीक है, चौथा हो गया, इसमें हवा पास होने की क्षमता कम होती है। पांचवा, ये जल्दी सूख जाते हैं और धोने में आसान होते हैं। ठीक है, ये हो गया मित्रों
अब है छठा दोस्तों, इसका रंग जल्दी नहीं उड़ता है और सीकन कम पड़ती है। सातवां है, ये रेसे सस्ते और आसानी से उपलब्ध होती है, यानी सस्ते भी होती है और आसानी से मिल भी जाते हैं। आठवां है, परंतु ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो है जल्दी नष्ट होता ही नहीं है। नौवां है, इसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं मित्रों। बोल रहा है कि रेशों का वर्गीकरण उसके स्रोत यानी पौधे, पशु, रसायन के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक रेशे अपने विशेष गुण के कारण विभिन्न मौसम, कार्य और आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रेशे आरामदायक होते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे टिकाऊ और सस्ते होते हैं, लेकिन वह जो है क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, ये प्राकृतिक आरामदायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन गुणों को ध्यान रखकर ही किया जाता है इसका वर्गीकरण वगैरह। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशे, यानी रेशों का हमने पूरा चीज़ देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने जितने भी 9 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 9 हमने देख लिया। अगर आप ये कर लिए हैं तो यकीन मानिए, आप अगर एमडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी सेमेस्टर के हों, तो आपका 75 जो मार्क्स जो आता है सब इसी से आपका बन जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।